हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग। आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। और आज हम आईजेएसओ स्टेज 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो है चैप्टर फ्लूइड के। ठीक है, फ्लूइड चैप्टर में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द 4 वेसल्स फिल्ड विद वाटर टू द सेम लेवल इज P1, P2, P3, P4 रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें चार अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, चार अलग अलग वेसल्स हैं जिसमें वाटर भरा हुआ है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि लेवल सेम है। ठीक है, सभी का लेवल सेम है। तो उस केस में हमसे पूछा है कि भाई P1, P2, P3 इनका प्रेशर का में से कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो इस केस में P1, P2, P3, P4 इन सब में कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो हम अगर देखें तो हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है P इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। अब तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब रो की वैल्यू सबके लिए सेम है। तीनों एक ही प्लेनेट पर एक ही जगह रखे हुए हैं ऑब्वियसली, तो जी की वैल्यू सेम है। और एच की बात करें तो एच की हाइट जो है सब इनका लेवल जो है सेम दे रखा है, इसका मतलब हाइट की वैल्यू भी सेम है। तो अगर रो जी और एच तीनों सेम है तो इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसका मतलब चारों के चारों सेम होंगे, यानी P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4। ठीक है, ये अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज प्लेस्ड इन वाटर एज शोन इन फिगर गिवन बिलो, कंसीडर ए स्मॉल एरिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें बोला है स्मॉल एरिया। ठीक है, ये बड़े काम की चीज है। ठीक है, स्मॉल एरिया अराउंड पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट पी है, उस पी पॉइंट के पास में ये छोटा सा एरिया आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, जिसकी वैल्यू डेल्टा ए है। ठीक है, एट डेप्थ एच, ये डेप्थ एच पर है। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय डेल्टा ए ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब वही फ्लूइड का प्रेशर जो है उसकी बात हो रही है। तो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच, है ना। अब प्रेशर जो है वो एच के साथ चेंज होगा, एच के साथ चेंज होगा, लेकिन उन्होंने बोला है जो डेल्टा ए वो बहुत स्मॉल है। अब डेल्टा ए अगर बहुत स्मॉल है तो जो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो हम सेम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है तो उस केस में ये डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं आएगा हाइट का। इसका मतलब यहाँ पर थ्रू आउट हम प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट ले सकते हैं, और वो कितनी होगी, रो जी एच। ये तो हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, अब हमें तो निकालना है फोर्स। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि एरिया जिधर भी रखा हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रखा हो, चाहे वर्टिकल रखा हो, चाहे इंक्लाइंड रखा हो, प्रेशर हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही लगने वाला है। ठीक है, तो उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, एरिया के ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फ्लूइड पर किसी एक लेवल पर प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डेल्टा ए टेढ़ा भी हो तो हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रेशर तो परपेंडिकुलर टू एरिया ही लगेगा, और एरिया कितना है, डेल्टा ए, तो फोर्स लग जाएगा रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिक्विड ए ऑफ डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड लिक्विड बी ऑफ अननोन डेंसिटी इज पोर्ड इनटू अ यू ट्यूब एज शोन। ठीक है, तो दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है जिसकी डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और दूसरा लिक्विड बी है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी अननोन है। ठीक है, तो ये अननोन डेंसिटी का है, इसकी डेंसिटी हमें पता है। ठीक है, कितनी यहाँ लिख लेते हैं अपन, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और द लिक्विड्स आर इमिसिबल। ठीक है, ये जो लिक्विड्स है वो इमिसिबल है, यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। इफ हाइट ऑफ ए इज 26.6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ए दे रखा है, एंड हाइट ऑफ बी 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब अपन को बताना क्या है, डेंसिटी ऑफ बी। ठीक है, इसकी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको अपन रो बी बोल देते हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो देखते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि कोई भी सेम लिक्विड अगर होगा, ठीक है,
तो सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू हमेशा सेम होती है। ठीक है, ये एक लाइन बड़े काम आती है आपके। ठीक है, जब भी फ्लूइड प्रेशर की बात आती है। क्या बोला मैंने? सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो सेम लिक्विड में, तो ये मैं बी वाले लिक्विड को पकड़ रहा हूं क्योंकि ज्यादा एरिया में वही है पूरा फैला हुआ। ठीक है, तो सेम लिक्विड में सेम लेवल पे, तो इसका लेवल मैंने ये वाला पकड़ लिया, ये दोनों लेवल सेम है, तो प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी, यानी इस जगह का प्रेशर और इस जगह का प्रेशर सेम आएगा। इसका प्रेशर P1, इसका P2 है, तो P1 और P2 की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अब इस जगह के प्रेशर और इस जगह के प्रेशर को अपन इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? तो ये तो एयर का प्रेशर P0 लग रहा होगा। ठीक है, तो प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस, यहां पर ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा कितना? रो जी एच। रो कितना है? 1.6 इंटू जी इंटू एच। एच कितना है? 26.6 सेंटीमीटर। देखो मैं सब चीजों को सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं अपन, है ना, सीजीएस सिस्टम में ही रख रहे हैं, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो 26.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये P1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, P0 एयर का प्रेशर हो गया, राइट। P0 एयर का प्रेशर हो गया, प्लस 1.6 इंटू जी इंटू रो जी एच, है ना। रो जी एच की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। अब आगे बढ़ते, ये तो हो गया P1। P1 किसके बराबर होना चाहिए? P2 के। तो इसको इक्वेट कर देता हूं किसके? यहां पर प्रेशर क्या लग रहा है? P0 एयर का प्रेशर, दोनों साइड से खुला हुआ है लिक्विड, प्लस रो जी एच। रो जी एच इसका कितना हो जाएगा? देखो, रो बी। ठीक है, इसकी डेंसिटी को अपन ने रो बी से डिनोट किया है, जी इंटू एच। एच कितना है? 50 सेंटीमीटर। अब पी नोट उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये पी नोट और पी नोट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बचेगा 1.6 जी इंटू 26.6 इक्वल टू रो बी जी इंटू 50। ठीक है, फिर से जी से जी भी कट जाएगा, तो इससे आपके रो बी की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 26.6 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? Next question. Three identical vases carrying equal amount of water are placed in three lifts. Lift A is accelerating upward, B is accelerating downward. ठीक है, तो तीन लिफ्ट बना रहे हैं अपन। तीनों में आइडेंटिकल वेसल्स रखी हुई है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। ए जो है एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ठीक है, ए ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। बी जो है एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। वाइल लिफ्ट सी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। जरूरी नहीं है A1 A2 भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। द प्रेशर एट द डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस द थ्री वेसल इज मेजर्ड एज PA PB एंड PC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब इस केस में जो यहाँ पर इसकी जो सरफेस है वहां पर प्रेशर मेजर किया, तो वो PA PB और PC। ठीक है, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं। तो PA PB PC प्रेशर लग रहा है, आपको इनका रिलेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है अपन को। अब देखो, अपन ये जानते हैं कि अगर मान लो एक M मास का ब्लॉक है, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो कितना लगता है? अगर मैं n की वैल्यू यहां लूं, mg नीचे की तरफ लगेगा, तो इक्वेशन क्या बनाओगे आप? n ऊपर की तरफ बड़ा फोर्स माना जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, n माइनस एम जी इक्वल टू एम है, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू जी प्लस ए।
सिमिलरली अगर कोई ब्लॉक है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या बनेगा, एन एम जी, ठीक है। तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी अब आपके, एम जी बड़ा होगा, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए, यानी इससे एन इक्वल टू कितना आ गया, एम इन टू जी माइनस ए। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मान लो इसको मैं इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकता हूं, ठीक है, जी प्लस ए और जी माइनस ए को। तो अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, वो कितने इसके वेट की वजह से लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो वेट है वो इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा इसका, एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है, एम इंटू जी प्लस ए इसका इफेक्टिव वेट आ जाएगा, यानी इसका जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा नीचे की तरफ वो आएगा एम इंटू जी प्लस ए। और इसके केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, एम इंटू जी माइनस ए, जबकि यहाँ एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, केवल एम जी के बराबर। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो वेट लगाएगा नीचे की तरफ वो ज्यादा लगेगा, यानी नॉर्मल ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, नॉर्मल अपॉन एरिया, ठीक है। तो यानी इस पर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, इससे इसकी सबसे कम होगी, इसकी उससे ज्यादा होगी, यानी इसके बीच में होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पी ए सबसे ज्यादा होगा, पी सी उससे छोटा होगा, और पी बी जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है, ठीक है, एम जी में से भी कुछ माइनस हो रहा है। तो पी ए ग्रेटर देन पी सी ग्रेटर देन पी बी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? An inflated balloon with heavy rope tied to it submerges in water. As the balloon sinks deeper and deeper, the buoyant force acting on it, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक बलून है जिसको अपन ने कोई रॉक या कोई भी भारी पत्थर से बांध के और सिंक करवा दिया, ठीक है, किसी भी वाटर के अंदर। अब वो जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा, ठीक है, ध्यान से सोचिए अगर, ठीक है, तो बायंट फोर्स के साथ क्या होगा ये हमें सोचना है, ठीक है। याद रखना अपन आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर तो बढ़ेगा, रो जी एच, डेप्थ तो बढ़ती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक। और अगर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हुई, यानी कि वो जो बलून है उस पे एयर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ठीक है, उसके अंदर की हवा तो फिक्स है, ठीक है, या जो भी चीज उसके अंदर भरी हुई है वो तो फिक्स अमाउंट में है, तो वो तो इक्वल अमाउंट में प्रेशर लगा रही है, लेकिन बाहर से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो बलून पिचकता जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। अब अपन जानते हैं बायंट फोर्स क्या होता है, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, ठीक है, बायंट फोर्स क्या होता है, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी, ठीक है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा बॉयंट फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि बॉयंट फोर्स के साथ क्या हो रहा है, तो बॉयंट फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसका लॉजिकली आंसर दोगे तो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर मेड ऑफ वुड is floating in water of density 1 gram per centimeter cube. When a small steel ball is embedded in the cube, it just immerses in water. If density of wood is 0.76 gram per cc, then mass of the steel ball is, ठीक है। तो एक क्यूब है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर की है, मेड ऑफ वुड एंड फ्लोटिंग वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि कोई वाटर है, इस पे एक वुड का क्यूब जो है वो फ्लोट कर रहा था, अब आपने क्या किया कि इस पे स्टील बॉल लगा दी, ठीक है, स्टील बॉल एम्बेड कर दी मान लो,
जैसे ही स्टील बॉल एम्बेड करोगे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और नीचे मूव करते करते बस उसका इतना ही वेट है कि ये जस्ट सबमर्ज कंडीशन में आ जाता है, जस्ट सबमर्ज कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो इफ डेंसिटी ऑफ वुड आपको दे रखा है, मास ऑफ द स्टील बॉल आपको बताना है, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये कि भाई ये जस्ट सबमर्ज कंडीशन में फ्लोट कर रहा है, और फ्लोट कब कर सकती है बॉडी, जब उसका जो वेट है, बॉडी का वेट, वो बायंड फोर्स से बैलेंस हो जाए, है ना। अब बॉडी का वेट यहाँ पर दो कारणों से है, एक जो वुड है उसके कारण, उसका खुद का भी वेट होगा, प्लस उसमें स्टील बॉल जो आपने एम्बेड कर दी उसके कारण। तो टोटल वेट जो नीचे की तरफ लगेगा वो लगेगा वेट ऑफ द वुड, ठीक है। और वेट ऑफ द वुड जो होगा, वेट ऑफ द वुड प्लस वेट ऑफ द स्टील बॉल, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए किसके, बॉयंट फोर्स के, ठीक। ये बात क्लियर है अपन को। अब देखो ध्यान से, तो वेट ऑफ द वुड, ठीक है, वेट ऑफ द वुड कितना होगा, तो वुड की डेंसिटी मुझे पता है 0.76, वेट मतलब होता है m इंटू जी, और मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा, मास इंटू जी, मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डायरेक्ट लिख दूं तो रो वी जी ही वेट होगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वुड कितनी है, 0.76 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो 4 सेंटीमीटर, सारी चीजें अपने सीजीएस में चल रही है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्यूब है, तो इसकी डेंसिटी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब, ये हो जाएगा रो वी और जी। ये तो हो गया वेट ऑफ द वुड प्लस वेट ऑफ द स्टील बॉल। स्टील बॉल का वेट को मैं mg लिख देता हूं क्योंकि m मुझे पता ही करना है, ठीक है, इक्वल टू बायंड फोर्स। बायंड फोर्स क्या होता है, रो लिक्विड इंटू वी सबमर्ज इंटू जी, यानी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड भी बोल सकते हो या सबमर्ज वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो रो लिक्विड यानी किसमें डुबोया अपन ने, वाटर के अंदर। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वैसे भी हमें पता होती है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम सबमर्ज। अब वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम, ये स्टील बॉल तो इसी के अंदर डूबी हुई है, तो वॉल्यूम सबमर्ज तो इस क्यूब का ही होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, 4 का क्यूब इंटू जी, ठीक है। तो जी और जी ये तो कॉमन आके हट जाएगा, m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, तो 4 का क्यूब कॉमन ले लेता हूं, इधर बचेगा 1 और ये इधर आके -0.76, ठीक है, ये आपके m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस m की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके 1 - 0.76 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ठीक है। इसको पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.36 और ग्राम में वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर गिवन बिलो शोज अ स्मॉल बोट containing some iron balls floating on a still lake. These iron blocks are now dropped into the lake. Select the wrong statement. ठीक है, आपको wrong statement बताना है, ठीक है। तो अगर ये जैसे ये बोट है ना, इस बोट के अंदर स्टील बॉल्स रखी हुई थी, ठीक। अब आपने क्या किया, इसमें से जो स्टील बॉल्स है उन्हें निकाल के लेक में ही डाल दिया, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से तो लेवल ऑफ द लेक विल फॉल विद ग्राउंड रेफरेंस, ठीक है। अगर मैं देखूं तो इस केस में होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ पर इसके अंदर जो बोट के अंदर जब तक स्टील बॉल्स थी तो जो बोट है उसका वेट ज़्यादा था, तो वो अंदर पानी को सप्रेस करके रखेगी, यानी वो ज़्यादा दबाएगी, यानी उसे बॉयंट फोर्स भी ज़्यादा चाहिए, और अगर उसे बॉयंट फोर्स ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस भी ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम डिस्प्लेस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लेवल ऑफ वाटर जो है वो रिलेटिवली हाई होगा। अब आपने क्या किया, इसमें से बॉल्स को निकाल लिया, ठीक है। बॉल्स को जैसे ही बाहर निकाला, ठीक है, अब उस केस में अगर हम देखें बॉल्स को बाहर निकालते ही ये हल्की हो जाएगी बोट, और हल्की हो गई तो बॉयंट फोर्स भी इसे कम चाहिए, क्योंकि बॉयंट फोर्स वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स कम चाहिए तो इसका मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कम हो जाएगा, और वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो जाएगा इसका मतलब लेवल
जो है वो नीचे आ जाएगा। अब लेवल नीचे आ जाएगा, फिर मान लो आपने इन्हीं बॉल्स को इसके अंदर डाल भी दिया, चलो ठीक है। अब वो बॉल्स जो है उसका वॉल्यूम तो बहुत कम है, क्योंकि वो तो डेंसर होती है, ठीक है, स्टील बॉल्स हो, ठीक है। तो जो बॉल्स है वो डेंसर होने के कारण ये जो जब इसमें जाएगी भी तो उसकी वजह से वॉल्यूम डिस्प्लेस बहुत थोड़ा सा होगा, इस पूरी बोर्ड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में वो वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो उस केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस बहुत थोड़ा होने के कारण लेवल में राइज हुआ, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल, ठीक है। तो पहले के कंपैरिजन में जितना लेवल डिक्रीज हुआ था उससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पहले जब बोर्ड के अंदर बॉल्स थी उसके कंपैरिजन में लेवल डाउन ही होगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो लेवल ऑफ द लेक विल फॉल विद ग्राउंड रेफरेंस, ठीक है। तो ग्राउंड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लेवल जो है डाउन होगा, सही बात है ना। द बोट विल राइज विद वाटर रेफरेंस, ठीक है। बोट जो है वो पहले की कंपैरिजन में जब आपने निकाल के बाहर डाला तो बोट ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। तो क्योंकि हल्की हो गई तो बायंट फोर्स इसको थोड़ा और ऊपर उठा देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। लेवल ऑफ द बोट विल राइज विद ग्राउंड रेफरेंस, ठीक है। जो बोट का लेवल है ना, वाटर के रेफरेंस में भी, क्योंकि वाटर लेवल नीचे आया है वो ऊपर उठी है, तो वाटर के रेफरेंस में भी बोट ऊपर उठी है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी बोट तो ऊपर उठी है। तो यानी सी ऑप्शन भी सही है, ठीक है। वाटर लेवल विल नॉट चेंज फ्रॉम द ग्राउंड रेफरेंस, तो अपन ने अभी देखा कि भाई वाटर लेवल में चेंज तो आ रहा है, ठीक है, वाटर लेवल में चेंज तो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, लेकिन हमें इनकरेक्ट यानी रॉन्ग स्टेट में ही ढूंढना था, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ए इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, ट्रू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज डब्ल्यू ए, weight of water with beaker is WB, let B be the buoyant force, W1 and W2 are scale reading of spring balance and weighing scale respectively, ठीक है। तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो वाटर में कंप्लीटली इमर्स किया हुआ है, ठीक है। और ट्रू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए WA दे रखा है आपको, है ना। वेट ऑफ वाटर विद बीकर इज WB, ठीक है। यानी ये जो पूरा इसका वेट है, ठीक है, WB क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस बीकर, ठीक है। ये WB आपको दे रखा है, ठीक है। लेट बी बी द बायंट फोर्स, W1 और W2 आर स्केल रीडिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, इसकी रीडिंग आपको W1 बोल रहे हैं और इसकी रीडिंग जो है वो W2 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई क्या होगा, चलो तो अब देखते हैं अपन। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आपने इसको डुबाया तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। वो वेट आपको ट्रू वेट जो है वो दे रखा है WA, तो WA प्लस इसके ऊपर बायंट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना, जिसको अपन B से डिनोट कर रहे हैं। तो जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी W1 इक्वल टू इसका वेट माइनस बायंट फोर्स, इसका वेट कितना है WA माइनस बायंट फोर्स यानी B, ठीक है। तो WA माइनस B W1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। चलो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग का तो ऑप्शन गलत आ रहे हैं सारे, क्योंकि ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब W2 चेक कर लेते हैं। W2 क्या है, वेइंग मशीन की रीडिंग। अब वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी, तो वेइंग मशीन की रीडिंग देखो ध्यान से, तो इस केस में जो इसको मतलब नहीं है कि इसका कितना फोर्स लग रहा है, इसको मतलब है कि एक तो इस ये जो बीकर प्लस वाटर है ये इसका वेट आ रहा होगा इस वेइंग मशीन के ऊपर, प्लस ये जो बायंट फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन लगेगा। तो अगर मान लो बायंट फोर्स लिक्विड इसके ऊपर लगा रहा है तो ये भी लिक्विड पे लगाएगा और वो लिक्विड का बायंट फोर्स जो है वो वेइंग मशीन पे ट्रांसफर होगा। तो यानी वेइंग मशीन पे बायंट फोर्स भी लग रहा है प्लस इन दोनों का यानी वाटर प्लस बीकर का वेट भी लग रहा है, ठीक है। तो यानी वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आ जाएगी, W2 इक्वल टू बायंट फोर्स यानी B प्लस रीडिंग ऑफ वाटर प्लस बीकर यानी वाटर प्लस बीकर का जो वेट है वो यानी WB, तो WB प्लस B ये W2 हो जाएगा, ठीक है। तो WB प्लस B यानी ये तो गलत हो गया,
ये अपना सही आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूट्यूब कंटेन्स some amount of mercury, immiscible liquid X is poured in left। ठीक है, ये मर्करी भरी हुई है अपने पास, ठीक है, इसमें X एक कोई भी लिक्विड डाला है अपन ने जो कि इमिसिबल है यानी मर्करी में मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है, ये जो लेंथ आपको दे रखी है ये 8 सेंटीमीटर है। एंड Y इस साइड में है जो कि 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। अपर लेवल ऑफ X एंड Y आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों लेवल आपको सेम दे रखे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 10 सेंटीमीटर है, ये 8 हो गया तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ Y इज 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है रो Y वो 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और मरकरी की 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ X मुझे फाइंड आउट करना है, यानी रो X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब अपन ने पढ़ा था कि भाई सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मैं कोई भी एक लिक्विड लेता हूं तो मरकरी को लेना सही रहेगा। तो मरकरी का ये लेवल जो होगा यानी जो Y का डाउन लो लेवल है, और मरकरी ही घूम के फिर यहां तक आ रही है यानी ये वाला लेवल, इस जगह पर प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का P2 है तो दोनों सेम होने चाहिए, P1 इक्वल टू P2 होना चाहिए, ठीक। तो वो इक्वेट कर देते हैं हम। अब देखो यहां से P0 प्रेशर लग रहा होगा प्लस इसका प्रेशर रो GH यानी रो X इंटू G इंटू 8 सेंटीमीटर, प्लस ये वाला जो लिक्विड है ये कौन है, मरकरी, ठीक है। तो मरकरी भी प्रेशर लगाएगी इतने लिक्विड की वजह से, ठीक है। तो रो मरकरी इंटू G इंटू 2 सेंटीमीटर। अब मैं यहां तक का प्रेशर आ चुका हूं, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर तो सेम है। अब यहां के प्रेशर के लिए हम ऊपर से इधर चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर P0 प्लस और इसकी वजह से रो GH, ठीक है। तो रो कितना हो जाएगा, रो Y इंटू G और इंटू H कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले P0 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया है ना। रो X के अलावा बाकी सारी चीजें मुझे पता है, ठीक है। G कॉमन लेके काट देना, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, रो X G इंटू 8 प्लस रो मरकरी 13.6 G 2 इक्वल टू P0 तो गया, रो Y आपको कितना दे रखा है 3.36 इंटू G इंटू 10, G कॉमन आके शहीद हो जाएंगे, ठीक है। तो रो X की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। तो इससे रो X की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a liquid whose density does not change during the motion is flowing steadily through a pipe of varying cross sectional area as shown in the adjacent figure. If A1 and A2 are the cross sectional area, V1 V2 are values of velocities, ठीक है, at L and H कोई भी दो लेवल दे रखे हैं, then the correct relation between A1 A2 V1 V2। तो सीधी सी बात है, अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आइडियल फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है यानी उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में अपन जानते हैं कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट होती है, वॉल्यूम फ्लो रेट यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम जितना एक सेकेंड में जितना लिक्विड यहां से एंटर करेगा,
ठीक है, 1 सेकंड में उतना लिक्विड बाहर निकलना भी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज या तो लिक्विड अंदर कंप्रेस हो रहा है या फिर अगर ज्यादा बाहर निकल रहा है या तो एक्सटेंड हो रहा है, तो ऐसे दोनों ही केस हम पॉसिबल नहीं है आइडियल फ्लूइड के केस में। तो 1 सेकंड में जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, इसका मतलब पर सेकंड जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगी। और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होती है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक के लिक्विड की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, तो उस केस में ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ए इंटू डेल्टा एक्स, ये वॉल्यूम हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी, ये कांस्टेंट होना चाहिए। और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो यानी ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या हम कह सकते हैं कि ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, यानी यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी हर जगह पर सेम रहेगी। इस ए वी को ही वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, इसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी याद होगा बहुत सारे बच्चों को, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, यानी ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट इस ए वी का मतलब याद रखना, क्योंकि कई जगह काम आएगा आगे जाके, अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे तो, कि वॉल्यूम फ्लो रेट यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम जो है वो एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। कभी भी फ्लूइड की जब चर्चा होगी, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, ठीक है, तो ए वी वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये कांस्टेंट रहेगी, ए वन वी वन इक्वल टू वी टू वी टू, यानी डी आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। Next question, a common hydrometer has a uniform scale and its stem is graduated downward from 0 to 20, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जरूरी था, है ना। ये सपोज करो कि कोई भी कंटेनर या यूँ कह सकते हो कोई भी लेक है जहाँ पर अपन को मेजर करना है डेप्थ वगैरह, ठीक है, कि कितनी डेप्थ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो उसके केस में आपने एक हाइड्रोमीटर एक स्केल डाल दिया, और वो जो स्केल था, सपोज यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक स्केल आपने डाला, उस स्केल में थोड़ा सा पार्ट तो छूटा हुआ था, लेट अस सपोज इट इज एक्स, और इसमें ऊपर से नीचे की तरफ रेटिंग की हुई है 0 से 20, ठीक है। यानी सपोज करो भाई जो ऊपर है, पहली बात कर रहे हैं अपन, अगर मैं बात करूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 से 20 रेटिंग है, ठीक है। वाइल फ्लोटिंग इन वाटर इट रीड्स 0, ठीक है। तो अभी मैं मान रहा हूं कि वाटर में ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, रो डब्ल्यू, तो इसकी रेटिंग आ रही है 0, यानी यहाँ पर 0 मार्क है, उसके बाद 1 हो रहा होगा, ऐसे करते 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 यहाँ बीच में कहीं 10 भी आएगा, और लास्ट में यहाँ पर 20 मार्क होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है जब ये वाटर में फ्लोट कर रहा है, उस केस में, है ना, 0 मार्क इसका दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड वाइल फ्लोटिंग इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.4, ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस जब मैं बनाऊंगा, तो उस केस में इसकी जो रीडिंग आ रही है, ठीक है, जब वो 1.4 ग्राम, रो वाटर मतलब हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसके अंदर जब ये तैर रहा है, तब उसकी रीडिंग जो है वो आ रही थी कितनी, 20, इट रीड्स 20। इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग लगभग बाहर है, केवल जो एक्स वाला पार्ट है वो अंदर है। यहाँ 20 आ गया इस लेवल पे, ठीक है, बीच में 10 और यहाँ पर 0, ठीक। फिर वो बोल रहे हैं कि देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच इट विल रीड 10, ठीक है। तो ये केस सेकंड हो गया। अब केस थर्ड की बात करें,
तो केस थर्ड में एक अननोन लिक्विड है जिसकी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो मान लो उसको रो ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर जब इसको फ्लोट कराया तो इसका 10 वाली रीडिंग जो है वो वाटर लेवल पर आ रही है, यानी 10 यहाँ आ रहा है, 0 यहाँ कहीं आ रहा है, 20 यहाँ आ रही है और x ये है ही सही, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यानी इस रो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्लियर। अच्छा, अब इसको करें कैसे, है ना। तो अपन ये मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है, ठीक है, जो भी ये ट्यूब है या जो भी चीज है, इसका एरिया में ए ले लेता हूं, ठीक है। ए एरिया ले लें, तो उस केस में ये यहाँ फ्लोट कर रहा है, तो बॉयंट फोर्स जो है वो इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके वेट को। अब इसका वेट तो तीनों केस में सेम ही आने वाला है, चाहे किसी भी लिक्विड में डुबो, इसका हाइड्रोमीटर का वेट थोड़ी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब बॉयंट फोर्स तीनों केस में सेम लगने वाला है, ठीक। अब जो बॉयंट फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होता है रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इनटू जी। तो बॉयंट फोर्स को इक्वेट कर देता हूं तीनों केस का। कारण समझ में आ गया कि भाई बॉयंट फोर्स, कोई भी चीज फ्लोट कब करेगी, जब बॉयंट फोर्स उस बॉडी के वेट को बैलेंस करे। अब बॉडी का वेट तो इस केस और इस केस तीनों में बराबर ही आना है, ठीक है। तो बॉडी का वेट बराबर है, तो यानी बॉयंट फोर्स भी तीनों केस में बराबर लगना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है कि आप कहोगे कि भाई अलग अलग लिक्विड है तो बॉयंट फोर्स कैसे बराबर है, तो भाई अलग अलग लिक्विड है, ठीक है, उनकी डेंसिटी अलग अलग है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड भी अलग अलग कर लेगा वो अपने हिसाब से, पर रो इंटू वी की वैल्यू सेम कर देगा, रो वी जी की वैल्यू सेम कर देगा, जी तो सेम है ही सही, तो रो इंटू वी की वैल्यू सेम कर देगा। तो तीनों केस के अंदर रो वी की वैल्यू सेम कर देगा, ठीक है। तो रो वी की वैल्यू तीनों केस में सेम कर देते हैं, तो रो वी जी इन दिस केस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी है x प्लस ये टोटल कितना 20, तो यानी x प्लस 20 इंटू एरिया इंटू जी, ये हो गया रो v और g, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, इस केस के, इसमें 1.4 रो हो गया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी होगी x ओनली, जो डूबी हुई लेंथ है ना, x इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जी, इक्वल टू, इस केस में बात कर लेते हैं रो, ये मुझे पता करना है, ठीक है, दिया नहीं है, और v कितना हो जाएगा x प्लस 10, क्योंकि 10 तक लेवल दिखाई दे रहा है, तो ये 10 डिफरेंस आएगा, 20 माइनस 10, तो x प्लस 10 a इंटू जी, ठीक। अब मुझे रो की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो एरिया तो कॉमन आ जाएगा, तो वो तो वैसे ही हट गया, ठीक है। x जो है वो अपने पहले दो इक्वेशन, एक ले लो, दो इसके लेके और रो की वैल्यू निकाल लेते, तो पहले इसको इसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 20 जी तो काट देता हूँ कॉमन आके, तो x प्लस 20 इक्वल टू आ जाएगा 1.4x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये x इधर आएगा 0.4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है, ये हो जाएगा 200 बाई 4 यानी 50, तो x की वैल्यू 50 आ गई, है ना। अब किसी भी इसको और इसको इक्वेट कर दो चाहो तो, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20 कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 यानी 70 इक्वल टू रो इंटू एक्स प्लस 10, 50 प्लस 10 यानी 60, बाकी कटी गया, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/6, रो की वैल्यू आ गई 7/6, 7/6 को सोल्व करोगे तो 1.17 यानी बी आंसर आ जाएगा, क्लियर। Next question. Consider the motion of a small spherical steel body of mass m falling freely through a long column of a fluid that opposes its motion when the force of proportionality to its speed. ठीक है, देखो ध्यान से, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन इतना लंबा दिख रहा है ना, उसमें यहाँ तक एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी को ही समझाया गया है,
टर्मिनल वेलोसिटी अपन जानते हैं क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी होती है बेसिकली कोई भी बॉडी जब फ्लूइड में एंटर करती है, ठीक है, मान लो कोई भी वाटर ड्रॉपलेट है या कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो फ्लूइड में एंटर कर रही है, तो ग्रेविटेशन के कारण ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी बढ़ती है, उसकी एक्सेलरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। बट एयर या जो भी फ्लूइड है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो विस्कस फोर्स होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, जैसे जैसे बॉडी की रफ्तार बढ़ती जाएगी उधर विस्कस फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि जो उसका वेट है mg, जो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके बराबर विस्कस फोर्स हो जाएगा। और जैसे ही विस्कस फोर्स और mg बराबर हो जाएंगे, अब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो गया, ठीक है। तो अब यहां विस्कस फोर्स के साथ साथ हालांकि फ्लूइड है तो बॉयंट फोर्स भी लग रहा होगा, तो कुल मिला के बात ये हुआ कि बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, विस्कस फोर्स भी ऊपर लग रहा है, और mg भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा mg और बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बॉयंट फोर्स को हटा दें तो विस्कस फोर्स ही बराबर हो जाएगा mg के, और बॉयंट फोर्स को इंक्लूड करोगे तो बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स मिलके mg को बैलेंस कर लेगा। यानी जब भी टर्मिनल वेलोसिटी आएगी बॉडी पर तीन फोर्स लग रहे होंगे, अगर हम बॉयंट फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट के केस पे एयर का बॉयंट फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए जनरली उसे कंसीडर नहीं करते, ठीक है। बट यहां पर उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें स्मॉल स्फेरिकल स्टील बॉडी है, ठीक है, और वो किसी लिक्विड में जा रही है, एयर में नहीं, इसलिए बॉयंट फोर्स को भी हम कंसीडर करेंगे, और उन्होंने दिया भी है बॉयंट फोर्स, ठीक है। तो इस केस में बॉयंट फोर्स जो है वो किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, और विस्कस फोर्स भी इसको ऊपर की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो जहां पर भी ये तीनों, ठीक है, आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, नेट फोर्स जीरो करके, और नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ प्लस एफ वी, और वो डाउनवर्ड फोर्स यानी mg के बराबर होना चाहिए। तो mg इक्वल टू एफ प्लस एफ ये बराबर होते ही टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाएगी, यानी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। A piece of ice is floating in water at 4 degree centigrade in beaker. When the ice melts completely, ठीक है, तो वाटर है, इस पे कोई आइस पीस जो है वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो आइस पीस है वो आइस पीस मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब आइस पीस मेल्ट होगा तो क्या होगा, सोचो ध्यान से, है ना। आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम में ही होता है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर होगा या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपन मैक्सिमम मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये पिघलेगा, यहां का जो टेम्परेचर है वो आपको दे रखा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, जब ये पिघलेगा तो ऑब्वियसली बात है पिघलने के लिए इसमें से हीट अब्सॉर्ब करेगा, और अगर इसमें से हीट अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये ओवरऑल इसका पिघलने के बाद ये वाटर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो इसको पिघलाने में यानी इसको मेल्ट करने में काम में आ गई, ठीक है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब अपन ये जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होती है, ठीक है। लिक्विड की में वाटर की जो डेंसिटी है उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वापस कम होने लग जाती है। इसको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर का जब टेम्परेचर डाउन होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाईएस्ट थी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इसकी डेंसिटी डिक्रीज हुई तो उस केस में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर ये वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वाटर लेवल
राइज हो जाएगा, यानी ए आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, लास्ट क्वेश्चन। द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं जनरल भाषा में, इज अ वेरी डेलिकेट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर के अंदर जो ईयर ड्रम होता है, ठीक है, वो बहुत डेलिकेट कंपोनेंट होता है। टिपिकली इट्स डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर आपको दे रखा है। मैक्सिमम फोर्स द ईयर कैन विदस्टैंड इज 2.5 न्यूटन। ठीक है, ये जो ईयर ड्रम का जो पर्दा है, ठीक है, वो 2.5 न्यूटन तक मैक्सिमम फोर्स जो है वो अपने को अपने जो है बियर आउट कर सकता है। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये फट सकता है। ठीक है, in case a diver has to enter sea water of density 1.05 into 10³ kg per meter cube without any protective gear, अगर वो वाटर के अंदर डाइव करता है, द मैक्सिमम सेफ डेप्थ, यानी कितनी डेप्थ तक वो जा सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही पानी के अंदर वो कूदेगा और अंदर जाता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, है ना, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो उस केस में फोर्स ऑन द ईयर ड्रम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है। तो जो ईयर ड्रम है उसके ऊपर फोर्स बढ़ता जा रहा है, बट वो फोर्स जो है वो 2.5 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो डैमेज कर सकता है इसको। ठीक है, तो यानी प्रेशर इनटू एरिया जो है वो 2.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर इनटू एरिया मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 न्यूटन, राइट, है ना। अब प्रेशर क्या होगा, रो जी एच, तो यानी रो जी एच इनटू एरिया मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 न्यूटन। ठीक, अब रो कितना है वो आपको दे रखा है 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जी को 10 ले लेते हैं। एरिया, एरिया जो है उसके लिए डायमीटर दे रखा आपको, तो डायमीटर दे रखा है तो अपन जानते हैं एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, आर डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा, तो पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये एरिया हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास पाई इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, डी डायमीटर है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻², क्योंकि न्यूटन और मीटर की बात चल रही है तो ऑब्वियसली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10⁻² का स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये एरिया हो गया। ठीक है, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2.5 न्यूटन। क्लियर है, रो जी एच। ठीक है, रो अपने पास ये हो गया जी एच। ठीक है, एच मुझे फाइंड आउट करना है तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं। ठीक है, ये एच है डेप्थ ऑफ द वाटर, जहां तक वो जा सकता है। ठीक है, तो इससे एच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये सब इधर चला जाएगा, तो इससे एच की वैल्यू आप निकालोगे तो वो आएगी लगभग 3 मीटर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये आज के सारे क्वेश्चंस जो IOQGS 2020 तक आए थे, ठीक है, वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, चैप्टर जो है वो फ्लूइड था हमारा, और इसी तरह से इससे पहले भी आप जानते हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर वाइज पूरे IGSO के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक सीरीज चल रही है। आप जो रेजोनेंस की वेबसाइट है, रेजोनेंस की जो यूट्यूब चैनल है, उससे आप सारे एक एक लेक्चर्स, एक एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।